1 अक्टूबर 2024 सेबी के डेरिवेटिव मार्केट के लिए नए रूल्स आ चुके हैं। तो देखते हैं हमारे मार्केट पे इसका क्या इम्पैक्ट होगा। चलिए स्टडी करते हैं इसकी। तो सेबी ने ये रूल्स सभी स्टॉक एक्सचेंजेस, सभी क्लियरिंग कॉर्पोरेशंस के लिए इशू किए हैं, लेकिन ये कमोडिटी मार्केट्स पे ऑबे नहीं है, एक्सेप्ट कमोडिटी डेरिवेटिव एक्सचेंज यानी कि एमसीएक्स पे ये नहीं लगेंगे। ये लगेंगे सिर्फ बीएसई और एनएसई पर। चलिए हम लोग बात कर लेते हैं कि ये मार्केट के जो रूल्स हैं वो क्या क्या हैं। तो इसमें बहुत सारे पॉइंट्स हैं। मेनली अगर हम देखें तो इन्होंने 6 पॉइंट्स बताए हैं कि हमें 6 पॉइंट्स के ऊपर वर्क करना है। और ये पॉइंट्स कौन कौन से हैं हम डेट वाइज बात करेंगे, जो ये जब इम्प्लीमेंट हो रहा है उस डेट के हिसाब से। तो 3 रूल्स जो है वो नवंबर 2024 से होंगे, 20 नवंबर 2024 से लगेंगे। और ये रूल्स हैं कॉन्ट्रैक्ट साइज फॉर इंडेक्स डेरिवेटिव, rationalization of weekly index derivative product, and increase in the tall risk coverage on the day of option expiry। चलिए एक एक करके इनके बारे में हम बात करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कॉन्ट्रैक्ट साइज फॉर इंडेक्स डेरिवेटिव्स। देखिए 2015 में कॉन्ट्रैक्ट साइज की जो लिमिट सेट की गई थी वो सेट की गई थी 5 लाख टू 10 लाख के बीच में। अब ये कॉन्ट्रैक्ट साइज की लिमिट क्या होती है ये हम समझ लेते हैं। देखिए जो इंडेक्स है हमारा वो 25 लॉट का बना है, और इंडेक्स की जो अभी वैल्यू चल रही है वो नियरली 24,000 के आसपास चल रही है, 24,000 25,000, यानी कि 6.5 लाख के आसपास कॉन्ट्रैक्ट साइज की लिमिट है। अभी आपने देखा था कुछ दिनों पहले ये 50 का लॉट साइज था, यानी कि आपको 50 इंडेक्स के शेयर लेने पड़ते, और अगर उसके हिसाब से देखते हैं तो ये लॉट साइज बढ़ के 12-13 लाख हो गई थी। अगर हम लोग देखें अभी ये करेंटली 6.5 लाख के आसपास है, यानी कि अगर आपको निफ्टी के लॉट खरीदने हैं तो आपको इक्विवेलेंट निफ्टी 20 लगभग 6,500 यूनिट्स खरीदनी होती थी। अब ये इसको हम लिमिट को बढ़ा के 15 लाख कर दिया गया है, और ये 15 से 20 लाख के बीच में होगा। इसका मतलब अब निफ्टी का जो लॉट साइज है वो 25 से बढ़ के 75 का हो जाएगा, और उसके बाद हो सकता है ये आगे और भी ज़्यादा बढ़े। करंट के लिए ये 15 से 20 लाख के बीच में। तो कुल मिला के हमारा जो भी लॉट साइज अभी चल रहा है, यानी कि निफ्टी का अगर लॉट साइज 25 चल रहा है तो ये लॉट साइज बढ़ के 75 हो जाएगा, 75 हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे लिए इसमें क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, इससे मार्केट की लिक्विडिटी काफ़ी कम हो जाएगी। और मार्केट की लिक्विडिटी इसलिए कम होगी क्योंकि मार्केट की लिक्विडिटी बहुत हद तक रिटेल ट्रेडर्स मेंटेन किए हुए थे, छोटे रिटेल ट्रेडर्स मेंटेन किए हुए थे। तो मार्केट की लिक्विडिटी बहुत हद तक कम हो जाएगी, इट विल सक। तो रैशनलाइजेशन के बारे में ये बात की गई है कि जितने भी एक्सचेंजेस हैं उन सबसे बोल दिया गया है, यानी कि बीएसई और एनएसई, इन सबसे बोल दिया है कि आप सभी लोग सिर्फ एक ही वीकली कॉन्ट्रैक्ट रखेंगे। जैसे कि अभी हम देखते हैं कि निफ्टी में 4-4 वीकली कॉन्ट्रैक्ट है, और बीएसई में हमारे पास बैंक एक्स और सेंसेक्स वीकली कॉन्ट्रैक्ट है। हालांकि हम लोग सिर्फ ट्रेडिंग निफ्टी में ही करते हैं। तो यहाँ पर ये बोला गया है कि आप कोई भी एक वीकली कॉन्ट्रैक्ट चूज करें, उसी में आप ट्रेडिंग कर सकते हैं। आप मल्टीपल वीकली कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। तो ये ठीक है क्योंकि डेली का जो सट्टेबाजी जुआ चल रहा था उस पर थोड़ी लगाम लगेगी, और मार्केट की वॉलेटिलिटी इससे बहुत ज़्यादा अफेक्टेड होती है। मार्केट की वॉलेटिलिटी थोड़ी सी इससे कम हो जाएगी। ये मेजर 20 नवंबर 2024 से और भी हो जाएगा। इस पे लिखा हुआ है इट्स क्लॉज 5.5.3 दिस मेजर शैल बी इफेक्टिव फ्रॉम नवंबर 20, 2024, दैट इज फ्रॉम दिस डेट वीकली डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स वुड ओनली बी अवेलेबल ऑन वन बेंचमार्क इंडेक्स फॉर ईच एक्सचेंज। जो अगला आया है सेबी की तरफ से वो आया है इंक्रीज इन द टॉल रिस्क कवरेज ऑन द डे ऑफ ऑप्शन एक्सपायरी। तो ये बोला गया है कि जितने भी शॉर्ट पोजीशंस हैं उन सब पे एक एडिशनल 2% जो है एक्स्ट्रा और देना पड़ेगा। तो ये मेरे ख्याल से शॉर्ट सेलर्स के लिए कोई बहुत ज़्यादा अमाउंट नहीं है। अगर आपको पहले 3 लाख रुपए देने पड़ रहे थे किसी भी कॉन्ट्रैक्ट के लिए, तो अब आपको 3,06,000 रुपए देने पड़ेंगे। तो इट्स नॉट अ बिग डील। इतना तो हम लोग लेके चलते थे कि एमएलएम लग जाएगा हमारा, तो इतना तो लेके चला करते थे हम लोग। ठीक है, इसके अलावा जो चीज़ें फरवरी 1, 2025 से लगेंगी वो हैं अपफ्रंट कलेक्शन ऑफ ऑप्शन प्रीमियम फ्रॉम बायर्स, और दूसरा है रिमूवल ऑफ कैलेंडर स्प्रेड ट्रीटमेंट ऑन द एक्सपायरी डेट। अपफ्रंट कलेक्शन ऑफ ऑप्शन प्रीमियम फ्रॉम ऑप्शन बायर्स। तो ये कोई बहुत बड़ा मैटर है नहीं। मुझे पता नहीं कौन सा ऐसा ब्रोकर है जो अपफ्रंट कलेक्शन नहीं करता था।
अपफ्रंट करेक्शन यानी कि शुरुआत में पैसा ले लेना। तो ऑप्शन बाइंग के लिए तो सभी लोग शुरुआत में ही पैसा ले लेते हैं। मुझे तो नहीं लगता कि ऐसा कोई भी था अभी तक कि जो कोई भी ब्रोकर था जो ऑप्शन बाइंग के लिए अ, हमें लेवरेज देता था। तो ऑप्शन बाइंग के लिए लेवरेज तो कहीं नहीं मिलता था, ऑप्शन बाइंग के लिए शुरुआत से ही अपफ्रंट कलेक्शन होता था। खैर अभी मैंडेटरी कर दिया गया है, अगर एक आध कोई ब्रोकर लेता भी होगा तब वो भी नहीं लेगा आपसे, ठीक है? तो अपफ्रंट कलेक्शन यानी कि ऑप्शन बायर से शुरुआत में पूरा पैसा ले लेना, तो वो सभी लोग करते थे शुरुआत में ही। और इससे अच्छा ही है क्योंकि ऑप्शन इज़ ऑलवेज़ लेवरेज प्रोडक्ट और आप उसको और लेवरेज ले रहे हैं, तो ये तो अ, बहुत लेवरेज का एक अल्टीमेट फॉर्म हो जाता है, तो ऐसा तो होना भी नहीं चाहिए था। तो अपफ्रंट कलेक्शन किया जाएगा ऑप्शन बायर्स से। अगला है रिमूवल ऑफ कैलेंडर स्प्रेड ट्रीटमेंट। ये मुझे लगता है काफ़ी ख़राब चीज़ है, स्पेशली फॉर ऑप्शन सेलिंग। ऑप्शन सेलिंग करके जो पैसा कमाते थे उनके लिए कैलेंडर स्प्रेड का हट जाना काफ़ी कैलेंडर स्प्रेड नहीं हटा है, कैलेंडर स्प्रेड के द्वारा जो मार्जिन्स बढ़ गए हैं वो हट जाना अ, कैलेंडर स्प्रेड को काफ़ी अफेक्ट करेगा। कैलेंडर स्प्रेड में हम क्या करते थे? कैलेंडर स्प्रेड में हम क्या करते थे? हम पास के ऑप्शंस को सेल करते थे और दूर के ऑप्शंस बाय कर लेते थे। तो पास के ऑप्शन सेल करने के लिए जो मार्जिन चाहिए होता था वो काफ़ी कंपनसेट हो जाता था दूर के ऑप्शन को बाय करने से। तो हमें टाइम डिके का फ़ायदा मिलता था क्योंकि जो पास का ऑप्शन है वो जल्दी डिके करेगा और दूर का जो ऑप्शन है वो धीमे डिके करेगा। तो हमें कैलेंडर स्प्रेड बन जाता था और बहुत सारे लोग इससे काफ़ी अच्छा पैसा कमाते थे और कैलेंडर स्प्रेड्स वन ऑफ द बेस्ट स्ट्रेटजी हुआ करती थी नहीं हुआ, अभी भी है, लेकिन बस इसमें मार्जिन बढ़ जाएगा। अब मार्जिन आपको इसमें ज़्यादा देना पड़ेगा। तो कैलेंडर स्प्रेड मतलब कि पास का ऑप्शन बाय करना, पास का ऑप्शन सेल करना और दूर का ऑप्शन बाय करना। अब ये ज़्यादा मार्जिन लगेगा इसमें, मतलब आपको दोनों लेग के लिए आपको मार्जिन लगेंगे, मार्जिन की रिक्वायरमेंट इसमें आपको बढ़ जाएगी, स्पेशली ऑन द एक्सपायरी डे। एक्सपायरी डे पे आपको मार्जिन की रिक्वायरमेंट अब बढ़ जाएगी। तो ये जो दोनों फैसले हैं यानी कि रिमूवल ऑफ कैलेंडर स्प्रेड ट्रीटमेंट ऑफ द एक्सपायरी डे और दूसरा है अपफ्रंट कलेक्शन फ्रॉम द ऑप्शन बायर, ये फरवरी 1 2025 से लग जाएगा। अब जो लास्ट इसमें सेक्शन है जो एप्लीकेबल होगा अप्रैल 1 2025 से, वो है इंट्राडे मॉनिटरिंग ऑफ पोजीशन लिमिट। तो इंट्राडे मॉनिटरिंग ऑफ पोजीशन लिमिट का मतलब क्या है यहाँ पर? देखिए, इंट्राडे मॉनिटरिंग ऑफ पोजीशन लिमिट यानी कि जो भी आपने पोजीशन अपनी बना रखी है उसमें कहीं आपका लिमिट, मार्जिन लिमिट बढ़ तो नहीं रहा है, इसकी मॉनिटरिंग की जाएगी बार बार और 4 बार की जाएगी। ऐसे 4 बार स्नैपशॉट लिए जाएंगे और 4 बार स्नैपशॉट लेके फिर देखा जाएगा कि प्री डिफाइंड टाइम पर एक 4 बार स्नैपशॉट लिया जाएगा और फिर देखा जाएगा कि आपकी लिमिट कहीं इंक्रीज तो नहीं हो रही है। अगर लिमिट इंक्रीज हो रही होगी, मार्जिन लिमिट इंक्रीज हो रही होगी, तो आपका मार्जिन कॉल आ जाएगा, ब्रोकर आपको मार्जिन कॉल कर देगा। तो ये भी कोई बहुत ज़्यादा ऐसी चिंता वाली बात नहीं है इंट्राडे मॉनिटरिंग लिमिट। तो ये तो वैसे भी पहले भी था। अगर बड़े-बड़े ब्रोकर्स के साथ आप काम कर रहे हैं तो वो तो इंस्टेंट आपको बता देते थे कि आपका मार्जिन यूटिलाइजेशन बढ़ गया है और तुरंत आपके पास मार्जिन कॉल आ जाता था, इस पे ट्रेडिंग करते थे। तो एक तरह से कहीं सही भी है क्योंकि बहुत सारे जो रिटेल ट्रेडर्स थे वो सिर्फ ये देख लेते थे कि मार्केट ऊपर जा रहा है, जो है ग्रीन कैंडल ऊपर जा रही है भाई बाय कर लो, रेड कैंडल नीचे आ रही है भाई सेल करते जाओ। तो ऐसे तो मार्केट काम नहीं करता है क्योंकि ये तो सबको ही पता है और आपको पता है कि ज़्यादातर रिटेल इन्वेस्टर्स जो होते हैं एफ एंड ओ में लॉस ही कर रहे होते हैं। तो अगर एक दिन में ही सब करोड़पति बन रहे होते तो फिर तो सारे 93% जो इतने लॉस कर रहे हैं वो करोड़पति बन जाते। और जो फ़ायदा कर भी रहे हैं बहुत सारे लोग तो वो भी मार्केट में एफडी रिटर्न्स को भी बीट नहीं कर पा रहे हैं। तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं इससे फ़ायदा तो होगा कि रिटेल इन्वेस्टर्स जो हैं वो इसमें ज़्यादा पार्टिसिपेट नहीं करेंगे और काफ़ी छोटे-छोटे रिटेल इन्वेस्टर्स जो है वो इसमें पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। सिर्फ इसमें बिग प्लेयर्स पार्टिसिपेट करेंगे और बिग प्लेयर्स के पास जो होती है उनके पास स्ट्रैटेजी होती है, उनके पास एक विज़न होता है कि क्यों हम लोगों ने एफ एंड ए पोजीशन बनाई है, हेजिंग के लिए बनाई है, क्या स्पेकुलेशन हम कर रहे हैं। तो डेफिनेटली ठीक है कि बड़े ही प्लेयर्स इसमें पार्टिसिपेट करेंगे और छोटे प्लेयर्स इसमें दूर रहेंगे। वैसे भी एफ एंड ओ छोटे प्लेयर्स के लिए द वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन है। तो वो बिना कुछ सोचे समझे एफ एंड ओ करते थे। फिर डाउन का फ्यूचर रहता था ना, उसके बाद जीवन में ऑप्शन बचता था। तो फ्यूचर और ऑप्शन में इस तरह की लिमिट लगा के कुछ ना कुछ ठीक ही किया गया है। बाकी मेरे हिसाब से हम लोगों पे तो इसका कोई इफेक्ट पड़ेगा नहीं। हम लोग पहले से भी कभी वीकली कॉन्ट्रैक्ट लेते नहीं थे और मंथली तो मिनिमम लेते ही हैं हम लोग, या कभी-कभी ईयरली भी लेते हैं हम लोग। तो वीकली कॉन्ट्रैक्ट हम लोग लेते नहीं थे कभी भी, हमेशा मंथली या ईयरली कॉन्ट्रैक्ट हम लोगों ने लिया है। और अपफ्रंट मार्जिन भी हम देते ही हैं भाई, बायर्स बाइंग जब करते हैं तो पूरा मार्जिन ही देते हैं हम लोग, क्योंकि हम लोग अच्छे ब्रोकर्स के साथ ही काम करते हैं। और इसके अलावा जो दूसरी बातें करी गई हैं जैसे कि रिमूवल ऑफ कैलेंडर स्प्रेड, तो हमने तो कभी कैलेंडर स्प्रेड बनाया ही नहीं। शुरुआत में बनाया ज़रूर था लेकिन अब कैलेंडर स्प्रेड वगैरह नहीं बनाते क्योंकि इसमें बहुत फालतू का चिल्लम चिल्ली होती है, ज़्यादा कुछ इसमें मिलता नहीं है।
इंट्राडे मॉनिटरिंग, भैया हमारी इंट्राडे मॉनिटरिंग आप कर लीजिए, हम तो लेके पोजीशन बैठ जाते हैं। कॉन्ट्रैक्ट साइज़ का तो मैंने आपको बताया कि कॉन्ट्रैक्ट साइज़ ज़रूर अफ़ेक्ट करेगा, क्योंकि अभी तक हम लोग 1 लॉट से भी काम कर लेते थे, अब मिनिमम जो है आज के इक्विवेलेंट में 3 लॉट तो लेके चलने ही पड़ेंगे। तो ये डेफ़िनेटली हम लोगों को अफ़ेक्ट करेगा, और हम लोगों का मतलब है कि जो हम काम कर रहे हैं, जो मैं काम कर रहा हूँ उसकी हम बात कर रहे हैं। और रैशनलाइज़ेशन जो है वीकली इंडेक्स डेरिवेटिव, ये ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, हम कर ही नहीं रहे थे वीकली इंडेक्स डेरिवेटिव। और टॉल रिस्क कवरेज ऑन द डे ऑफ ऑप्शन एक्सपायरी, ये भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो मेरे ख्याल से हम लोगों पे इसमें कोई ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ने नहीं वाला है। हाँ, लेकिन जो स्पेकुलेशन बहुत ज़्यादा करते थे, डेली 5% 10% कमाने के लिए घर से निकलते थे कफ़न बाँध के, तो डेफ़िनेटली अ, उनका तो खेल हो गया, ठीक है? अब उन्हें थोड़ा सोचना पड़ेगा, दूसरा अल्टरनेटिव सोर्स सोचना पड़ेगा, और ठीक भी है, पूरा देश खेलो इंडिया खेलो खेल रहा था, तो ठीक भी है कि ये थोड़ा-सा ये जुआबाज़ी, सट्टेबाज़ी पे थोड़ी-सी लगाम लगेगी। तो एक तरीके से देखा जाए तो बड़े प्लेयर्स का ये गेम रह जाएगा, और छोटे प्लेयर्स इसमें आउट होते चले जाएँगे, और अगर कोई स्ट्रैटेजी बना के काम कर रहा है तो वो इसमें अब ये तो ख़ैर शुरुआत से था कि कोई स्ट्रैटेजी बना के अगर काम कर रहा है तभी एफ-एंड-ओ में सफल हो सकता है। अदरवाइज़ नाइन डाटा आपके सामने था, 90 टू 93% ट्रेडर्स जो हैं एफ-एंड-ओ में लॉस भी करते थे। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा, मैं आपको एक बार फिर से रिमाइंड करा देता हूँ। 20 नवंबर से क्या-क्या हो रहा है? 20 नवंबर से कॉन्ट्रैक्ट साइज़ बढ़ रहे हैं निफ्टी के, रैशनलाइज़ेशन हो रहा है, यानी कि वीकली इंडेक्स डेरिवेटिव जो है वो सिर्फ़ एक-एक होगा हर एक एक्सचेंज पे, एनएसई पे हो सकता है निफ्टी हो जाए, और बीएसई पे हो सकता है सेंसेक्स हो जाए, और टॉल रिस्क कवरेज बढ़ जाएगा एक्सपायरी के दिन। ये सब लग रहा है 20 नवंबर से। इसके अलावा अपफ्रंट मार्जिन जो देना पड़ता था, जो हमें तो अभी भी देना पड़ रहा है, और कैलेंडर स्प्रेड के एक्सपायरी के दिन कैलेंडर स्प्रेड का रिमूवल होना, कैलेंडर स्प्रेड का रिमूवल नहीं, कैलेंडर स्प्रेड थोड़ा गलत लिखा हुआ है। कैलेंडर स्प्रेड के लिए जो मार्जिन लगता था उसका हट जाना, उसका बढ़ जाना, ये सब लग रहा है अब फरवरी 1, 2025 से। और इंट्राडे मॉनिटरिंग जो है वो पोजीशन लिमिट की, ये हो गई है अप्रैल 1, 2025 से। तो मेनली आपको याद रखना है कि कॉन्ट्रैक्ट लिमिट बढ़ रही है 20 नवंबर से, और इसके अलावा अपफ्रंट मार्जिन कलेक्शन और कैलेंडर स्प्रेड के लिए जो एक्सपायरी के टाइम पे हमें मार्जिन बेनिफिट मिलता था, वो हट रहा है फरवरी 1, 2025 से। तो अभी के लिए इतना ही है, अगर कोई और अपडेट आता है तो मैं आपको ज़रूर इसमें इन्फॉर्म करूँगा। तब तक के लिए बने रहिए। थैंक यू। गुड नाइट।